हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रुपेश कुमार, मैं हूं आपको दोस्त और एजुकेटर। मैं आज हम जिस टॉपिक पे डील करने वाले हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड है। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्लास 1 का, आप उसको ज़रूर देखें। ये होगा आपका क्लास 2। तो आज हम क्या क्या डील करने वाले हैं, हम एक रेट लॉ के बारे में जानेंगे और लॉ ऑफ मास सेक्शन को भी समझेंगे। साथ ही साथ मैं इस वीडियो लेक्चर के में आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, जो भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, क्या देखेंगे? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि इसी के बेस में हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अनुक्रमानुपाती हिंदी में बोलेंगे तो, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होती है किसकी? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन या अभिकारक के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, ईच कंसंट्रेशन टर्म्स रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये पॉइंट याद रखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या बोल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर जो प्रोडक्ट है किसका? रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट के गुणनफल का, रिएक्टेंट के सांद्रता के गुणनफल का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और जो ईच कंसंट्रेशन टर्म जो लिखा है, जैसे इसका ये हो गया, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी, स्मॉल ए और बी, तो उसके क्या हो रहा है? ये उसके पावर में है, उसके पावर में इसी को यहाँ पे लिखा गया है, ईच कंसंट्रेशन टर्म्स रेज टू द पावर इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ए है, जहाँ पर ए और बी क्या है, यहाँ पे ए और बी आपका क्या? स्मॉल ए और बी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देख रहे हो, तो रेट इज इक्वल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अनुक्रमानुपाती। क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये ब्रैकेट जो है आपको, ये जो है ना ब्रैकेट है, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टेंट के, अभिकारक के। ए और बी क्या है यहाँ पे? अभिकारक है, अभिकारक के कॉन्सेंट्रेशन के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसमें क्या लगा है? उसका पावर, रेज टू द पावर लगा है, कौन? जो कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2a + 3b से कोई प्रोडक्ट बनता है, तो इसका रेट क्या होगा? रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होगा? अभिक्रिया की दर क्या होगा? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? a⁻2 और b⁻3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? इस फॉर्म में रेट ऑफ द रिएक्शंस को हम लोग लिखते हैं एज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी इस रिएक्शंस में हम लोग लिखते हैं a + b से बन गया c। ठीक है, तो a स्टार्टिंग में a रहा होगा, फिर b यहाँ पे 0 था, जब टाइम क्या था? टाइम 0 था। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद टाइम अगर इक्विलिब्रियम टाइम पे पहुँचा दिए। ठीक है, जब पहुँच गया तो क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें से x माइनस हो गया, x अमाउंट क्या हुआ? खत्म हो गया। इसमें से b में से x अमाउंट खत्म हो गया, वही x अमाउंट क्या बनेगा? c बनेगा। जो x अमाउंट यहाँ से खत्म हुआ है a और b से, वो कहाँ चला गया? c बन गया, क्योंकि c स्टार्टिंग में क्या था? 0 था, कुछ नहीं बना था। जैसे जैसे टाइम हुआ फिर इक्विलिब्रियम पे पहुँचा तो क्या हो गया? x बन गया। तो हम रेट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? dx/dt। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है? dt हो रहा है। क्या हो रहा है? ये रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट को हमें फॉर्म कराना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया? dx/dt, क्योंकि dt क्या है? टाइम है, टाइम चेंजेस है ना। तो यहाँ पर dx क्या है? स्मॉल अमाउंट है किसका? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का, स्मॉल टाइम में कितना फॉर्मेशन हुआ है, कितना बना है हमारा प्रोडक्ट, उसको हम लोग dx से डिनोट करते हैं। रेट क्या लिखेंगे? dx/dt, क्योंकि सांद्रता में क्या होता है? रेट ऑफ अभिक्रिया की दर हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि या फिर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम होता है, समय होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि हो रही है ये वाला, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यही क्या हो जाता है? रेट निकल जाता है अभिक्रिया की दर। तो क्या लिखेंगे? a⁻a और b⁻b। अब k क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? एक रेट कांस्टेंट लिखेंगे, r = रेट कांस्टेंट लिखेंगे, तो a लिखेंगे 2 हो गया, और b = 3। ठीक है, तो k क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट है। क्या लिखें इसको? दर स्थिरांक बोलेंगे हिंदी में,
हिंदी में क्या बोलेंगे, दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन आप समझ गए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, रेट कांस्टेंट के बारे में समझ लेते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है आखिर। ठीक है, तो देखते हैं जिस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, रेट कांस्टेंट। तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन। यूनिट कंसंट्रेशन मीन्स 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन को यूनिट कर दिया मतलब एक कर दिए, 1 मोल ले लिए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन दैट इज 1 मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। यहाँ से मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको, रेट इज इक्वल टू हम लोग लिखे हैं के ए टू द पावर ए लिखे हैं और बी टू द पावर बी लिखे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 1 ले लें, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हम 1 ले लेते हैं, ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, वैसे बी का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या कर, रिएक्टेंट्स का यहाँ पे लिखा है ना, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन को हमें क्या करना है, यूनिट लेना है, 1 ले लेना है, 1 मोल पर लीटर। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ए भी हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों 1 1 हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, के इज इक्वल टू ए भी 1 हो जाएगा, ए भी 1। तो क्या बचा, रेट इज इक्वल टू ही के हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। इसीलिए यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 1 मोल पर लीटर ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड। तो यही रेट क्या हो जाएगी, यही रेट जो है हमारे किसके इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। यही यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो क्या करना है, हमें यूनिट कॉन्सेंट्रेशन लेना है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, रेट कांस्टेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, रेट कांस्टेंट डिपेंड किस किस पे करता है। ठीक है, के डिपेंड्स, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख रहे हो आप किस पे डिपेंड करता है ये, सबसे पहले तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ केमिकल ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस वाले टॉपिक में। इसके बाद ही इसको हम पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा टेम्परेचर के साथ रेट कैसे बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी और वो कोलाइड होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, और रेट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, के भी बढ़ेगा हमारा। ठीक है, बट अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे नहीं, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट कॉन्सेंट्रेशन उसको मान के चल रहे हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को हम फिक्स कर दिए हैं, कितना फिक्स कर दिए हैं कॉन्सेंट्रेशन को, 1 मोल पर लीटर हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। अगर हम लोगों ने 1 मोल पर लीटर फिक्स कर दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप याद रखें, के किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रेट पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया की दर पर डिपेंड करता है, बट कॉन्सेंट्रेशन या फिर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन और दर स्थिरांक या फिर रेट कांस्टेंट। अब हम देखते हैं अपना रेट लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, दर का नियम देख लेते हैं। अब दर का नियम क्या बोलता है, तो दर का नियम समझेंगे यहाँ पर डेफिनेशन से, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants, each concentration term raised to the power on which rate of reaction actually depends। यहाँ पर ये वाला लाइन, ये वाला जो वर्ड है इसको आपको ध्यान में रखना है, actually depends, मतलब एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेट लॉ। जैसे कि अभी हम लोगों ने इसको, अगर मैं इसको सिंपल वे में बताऊँ, अभी लॉ ऑफ मास एक्शन देखें, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू देखते हैं तो क्या होता था अभी, रेट इज इक्वल टू के लिखे थे हम लोग, ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी, ये होना चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। बट एक्चुअली रेट लॉ क्या बोलता है, जो रेट है, अभिक्रिया की दर है, वो डिपेंड किस पे करता है, ये इसका हो गया स्टाइकियोमेट्रिक, है ना, ए और बी क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बट रेट जो है वो क्या, हम रेट को कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखते हैं, जिसमें स्लो स्टेप होना चाहिए, कोई भी रिएक्शंस का क्या होना चाहिए, स्लो स्टेप होना चाहिए। तो इस ए अमाउंट का है, कोई भी इसका अमाउंट कितना था पहले ए मान लेते हैं हम लोग, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका कुछ पार्ट होगा अल्फ़ा, समझ रहे हो, जो एक्चुअली रिएक्शन में भाग लिया है,
ठीक है, पूरा का पूरा तो रिएक्शन में भाग लिया नहीं है, कुछ अमाउंट बच जाता है जो एक्चुअली रिएक्शन में भाग लिया है, या फिर जिस अमाउंट से रेट ऑफ द रिएक्शन डिफाइंड हो पा रहा है, उस अमाउंट को हम लोग रेट लॉ पे डिनोट करते हैं। तो रेट लॉ पे क्या होगा, के लिखेंगे ए टू दी पावर अल्फ़ा और बी टू दी पावर बीटा, क्योंकि इसका इस बी का बी पार्ट या फिर इस रिएक्टेंट बी का बीटा पार्ट जो है, बीटा अमाउंट जो है वो एक्चुअली रेट लॉ पे मतलब अभिक्रिया की दर को फाइंड करने में यूज़ हो रहा है। इस अमाउंट उसमें क्या है, वैसे ए में अल्फ़ा अमाउंट ही, अल्फ़ा मात्रा ही ऐसा है जिसपे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, पूरा अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पूरा इसके टर्म्स जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके अल्फ़ा और बीटा अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। अल्फ़ा किसका है, ए का, बीटा किसका है, बी का। इस अल्फ़ा और बीटा अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है हमारा कौन, रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो उसको हम लोग बोलते हैं, रेट को इस फॉर्म में लिखते हैं। फिर इस समझ में आ गया, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन में डायरेक्टली उसको कोफिशिएंट होता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जबकि ये जिस अमाउंट पे रेट डिपेंड करता है वो पार्ट होता है रेट लॉ में। एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। फिर अगर मान लो हम लोग लिखते हैं 3A 4B से कोई C बन रहा है प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ मास एक्शन शॉर्ट फॉर्म में है, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू क्या होगा, रेट क्या होगा, A की पावर 3 होगा और B की पावर 4 होगा, ये हो जाएगा रेट। बट अकॉर्डिंग टू किसके थ्रू, रेट लॉ। यहाँ पे जो पावर है वो डायरेक्टली हम इसको लिख दिए, कोफिशिएंट को लिख दिए, बट इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ अल्फ़ा पार्ट है, इसमें से कुछ बीटा पार्ट है जो रेट लॉ पे डिफाइन हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा, जब अगर हम मल्टी स्टेप रिएक्शन देखते हैं, जैसे ए से हमें बी बनाना है, तो ए से क्या सी बनेगा, ठीक है, एक स्टेप, और दूसरा स्टेप मान लो सी से ए बन रहा है, और सॉरी एक मिनट, ठीक है, ए प्लस बी से हमें डी फॉर्म करना है। तो ये क्या होगा, 2 स्टेप रिएक्शन है, मान चलते हम लोग, ए से पहले बी फॉर्म करेगा, फिर वो सी बनेगा, मान लो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सी जो बना है वो फिर ऐसे रिएक्शंस करके क्या बना रहा है, डी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा स्लो स्टेप है, इसका स्पीड क्या है, स्लो स्पीड है, स्लो स्पीड क्या है इसका, स्लो है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन ये हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, अभिक्रिया की दर निर्धारक पद होगा, क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इसको हम लोग RDS लिख देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो रेट क्या होगा, तो रेट पूरा इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, उस सिर्फ इस रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा, रेट इस रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा। तो रेट क्या हो जाएगा, के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू सी का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो देख रहे हो आप, इसमें कोई पावर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ है नहीं, तो इस पे डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन पे अगर लिखते तो हम क्या लिखते, इसको यहाँ से रेट अगर लिखते इसके थ्रू, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू, तो के इज इक्वल टू स्क्वायर और बी लिखते, तो ये हो रहा था, लेकिन अभी एक्चुअली हो ये रहा है। तो रेट लॉ क्या बोलता है, एक्चुअली डिपेंड्स, जिस अमाउंट पे एक्चुअली रेट डिपेंड करता है ना, जिस मात्रा पे सच में मतलब जो रिएक्शंस है वो डिपेंड कर रहा है, निर्भर हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा। आपको दिया जाए क्वेश्चंस में अमाउंट के फॉर्म में, तो आप इजीली वे में समझ गए हो। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ रेट लॉ में, दर के नियम और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शंस पे, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको हमें समझना भी है। एक एक करके हम समझेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, सबसे पहला है
कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं A प्लस B से C ले लेते हैं सिंपल वे में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर हम A और B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्टेंट का या अभिकारक का कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, रेट इंक्रीज होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा रेट डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक के सांद्रता पर। हम दोनों लॉ में देखे, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी देखा और रेट लॉ में देखा, दोनों में रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड कर रहा था। किसके, उसके क्या था, अनुक्रमानुपाती था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो रेट का अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, ए और बी का अमाउंट बढ़ा दें, तो क्या होगा, रेट भी बढ़ेगा हमारा, बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा हमारा, रेट इंक्रीज होगा। तो वही लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेट भी बढ़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम में रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन किसके, वो भी रिएक्टेंट के। तो आप याद रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ाना है हमें, रिएक्टेंट का बढ़ाने से रेट भी इंक्रीज होगा, दर इंक्रीज होगा, अभिक्रिया की दर। तो इतना पॉइंट आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन पे, सांद्रता पे किस प्रकार निर्भर करता है। अब इसके पीछे रीज़न देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है। देखो, अगर हम सांद्रता रिएक्टेंट्स को अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट्स की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें कोलिजन ज़्यादा होंगे। अगर ऐसे करके यहाँ पे लिखो, यहाँ पे दो इतना मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद आप इसी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल देंगे हम, बहुत सारे एटम्स डाल देंगे ए और बी जो भी, तो क्या होगा, इनके बीच कोलिजन, टक्कर होने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और टक्कर होने से ही क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शंस में होता क्या है, बॉन्ड टूटते हैं और एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यही तो हमारा रिएक्शंस होता है। ए और बी के बीच ये बॉन्ड टूटेगा, फिर जाके कुछ नया बॉन्ड बना के सी बनाएगा। तो वही है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो कोलिजन बढ़ेगा, टक्कर होने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो टक्कर होने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ेगा मतलब प्रोडक्ट बनने की क्षमता बढ़ेगी, तो रेट भी इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम रिएक्टेंट्स के नेचर पे भी देखेंगे, होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स के नेचर भी देखेंगे हम। अब देखते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, अभिकारकों की प्रकृति या प्रवृत्ति, ठीक है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, बंध टूटते हैं और बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड जुड़ते भी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको रिएक्शंस में क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे भी और बॉन्ड जुड़ेंगे भी, तभी जाके क्या होगा, एक रिएक्शन कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे ए और ए के बीच एक बॉन्ड है, बी और बी के बीच ए भी बनना है, तो पहले ए और बी को तो टूटना पड़ेगा, तब जाके एक नया बॉन्ड बनेगा ए बी। यही हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, यही हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है। सभी केमिकल रिएक्शन में ये प्रोसेस होता है। अब देखते हैं, अगर रिएक्टेंट हमारा जितना सिंपल हो या जितना सरल होगा, मतलब जिसमें इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा और कम बॉन्ड्स होंगे, क्या होंगे, बॉन्ड क्या होंगे, लेस बॉन्ड होंगे, लेस नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। अगर बॉन्ड उसमें कम होंगे तो इजीली वो टूटेगा, इजीली टूटेगा तो इतना ही इजीली वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। इसलिए लिखते हैं रिएक्टेंट जितना सरल हो, सिंपल हो, वो उतना ही इजीली क्या देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, बॉन्ड सिंपल होना चाहिए और लेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने चाहिए, बंध कम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो NO2 NO प्लस O2 है, तो क्या बन रहा है, NO2, यहाँ पे डायरेक्टली NO प्लस O2 ऐड होकर डायरेक्टली बना लिया NO2, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का बस एक बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड डायरेक्टली ये बन गया, बट इसमें CH4 है और O2 है, तो ऑक्सीजन का भी बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। साथ में CH4 में 4 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डेड है कार्बन का, उस सभी बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो गया, ज़्यादा है इस रिएक्शन के कंपेरिजन में, है ना। इस वाले में बॉन्ड कम टूटे हैं और जल्दी टूट के, कमी बॉन्ड था, बॉन्ड ही कम था तो जल्दी टूटेगा और जल्दी ये रिएक्शंस बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, बॉन्ड ज़्यादा है, टूटने में टाइम लगेगा, फिर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये रिएक्शन क्या होगा, हमारा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू ये, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो हमें अभिकारक है वो सिंपल है, उसमें बॉन्ड कम है, बंध कम है उसमें, तो इजीली वो टूटेंगे और इजीली बॉन्ड बनाएंगे। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अब इस वे में लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं टेम्परेचर पे किस प्रकार डिपेंड करता है वो, ठीक है।
हम देखते हैं टेम्परेचर पे, देख रहे हो यहाँ पर टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे वो बनाया तो है, अगर ये मॉलिक्यूल है, इतना मॉलिक्यूल्स है, अगर हम इसमें हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, जितने मॉलिक्यूल्स सबको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। टेम्परेचर देंगे तो इसको हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेंगे, एनर्जी मिलेंगे तो ये क्या होगा, मूव करना स्टार्ट करेंगे, मूव करेंगे तो इनके बीच क्या होगा, कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो क्या बनेगा, टक्कर होगा, तभी बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तभी बॉन्ड बनेंगे, और रिएक्शन हमारा क्या होगा, फास्ट होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज किए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, गतिज ऊर्जा जो बोलते हैं, गतिज ऊर्जा ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं अणुओं का क्या होगा, बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा मिलेगी उनको, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा उनका, जो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो क्या होगा, टक्कर भी बढ़ेंगे, टक्कर होने के चांसेस बढ़ते जाए, और टक्कर होगा तभी बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बॉन्ड टूटेंगे, बंध टूटेगा और बंध, नया बंध बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तभी जाके क्या बनेगा, हमारा उत्पाद बनेगा, और इससे उत्पाद बना मतलब क्या है, रेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट, ठीक है। अब इतना कॉन्सेप्ट को आप लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलने के चांसेस बन जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चौथा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब उत्प्रेरक की उपस्थिति से क्या होता है, रेट आपको पता है, कोई भी रिएक्शन से A+B से C जाना है हमें, अगर हम ये रिएक्शन स्लो है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कैटलिस्ट दे देते हैं जो रिएक्शंस को थोड़ा फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट करता क्या है, मान लो ये रिएक्शन, इसका एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए इतना ऊर्जा चाहिए, A से C बनना है, A+B है हमारे पास स्टार्टिंग में, उसे C बनना है तो इतना एनर्जी चाहिए, बट हम इसमें अगर इतना एनर्जी चाहिए तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो पाता, C बनता, बट हमारे पास कोई कैटलिस्ट अगर हम दे देते हैं तो एक अलग से पाथ बता देता है, अलग से रास्ता बता देता है जिसके थ्रू वो रिएक्शंस हो सकता है। तो उसमें क्या करता है वो, एक्टिवेशन एनर्जी जिस पाथ पे एक्टिवेशन एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कम होता है, उस पाथ को प्रीफर करा देता है, इसलिए रिएक्शंस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो पहले तो आप इतना याद रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन स्पीड हो जाता है, बट ये जनरली होता है, जनरली स्पीड ऑफ द रिएक्शंस के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, बट कुछ केस में कैटलिस्ट का यूज़ भी करते हैं, अगर रिएक्शन ज़्यादा ही फास्ट है तो उसको हम थोड़ा स्लो करने के लिए भी कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो आप याद रखेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट से आप डायरेक्टली बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। क्या होता है, कुछ कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ द रिएक्शंस को स्लो भी कर देता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सोर्स सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारकों का सतह क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं, ये हमारे अभिकारक है मान के चलेंगे, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इसमें अगर हम इसको मॉलिक्यूल्स को और छोटा छोटा कर दें, है ना, मॉलिक्यूल्स को बहुत छोटा छोटा कर दें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्शन और इजीली होगा उसमें, अगर ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिल रहा है, ज़्यादा उसको एरिया मिल रहा है, कोई भी A+B को रिएक्शंस होने के लिए C बनाने के लिए क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है रिएक्टेंट्स का, तो स्मॉलर पार्टिकल होगा रिएक्टेंट्स, तो ज़्यादा इजीली वे में वो रिएक्शंस कर पाएगा, इजीली वे में रिएक्शंस होगा तो रेट इंक्रीज होगा। तो अब इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल अगर इंक्रीज होता है या फिर सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज होता है तो रिएक्शन ईजिली होता है और रेट भी बढ़ता है, अभिक्रिया की दर बढ़ता है। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट अपना, ठीक है। प्रेशर है अपना अगला पॉइंट। तो प्रेशर में क्या हो रहा है, दाब ओनली फॉर, देखो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि प्रेशर किसके लिए, किसके केस में हम लोग इसको देखेंगे, जब हमारा रिएक्टेंट क्या हो, गैसियस हो। कौन सा हो, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमारा क्या हो, गैस हो, तब हम देखेंगे प्रेशर के केस में, ठीक है। तो रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सॉलिड्स लिक्विड, ऐसा रिएक्शन जिसमें ओनली सॉलिड्स और लिक्विड्स है, हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट, तो प्रेशर कोई इफेक्ट वहाँ पे नहीं डालेगा। अगर हमारा जैसे देख लेते हैं A+B से C, अगर ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड है ये, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रेशर किसके लिए काम करता है, तो गैसियस के लिए काम करता है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा,
मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है यहाँ तक इतना है अभी, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कोई प्रेशर दे रहे हैं, पिस्टन के थ्रू प्रेशर दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे के पास आएंगे। तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब पास आएंगे तो क्या होगा, उसमें कोलिजन होगा। वही कॉन्सेप्ट, जब पास आएंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, टक्कर होगी, टक्कर होगा तो वहाँ पे कोई बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा, वहीं से तो रिएक्शंस होगा और रेट भी इंक्रीज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, देख रहे हो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स इसके हैं और तीन मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स और तीन मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। इसके बाद क्या बन रही है, टू मॉलिक्यूल्स बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है। तो अगर इसको हम और प्रेशर देंगे, अगर हम इसको प्रेशर देंगे तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होगा तो हमें भी दो मॉलिक्यूल ही बनाना है, क्योंकि रिएक्शन चार मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स की ओर जा रहा है। तो प्रेशर देने से कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेस हो रहा है तो रेट भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन चाहता है कि वो 4 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो। तो हमें प्रेशर देने से क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ये हम लिखेंगे, डायरेक्टली प्रेशर देने से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। ये हमारा पॉइंट है, बस ये याद रखना है कि ये गैसियस के लिए ही फॉलो होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, विकिरणों की उपस्थिति में। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ऐसा रिएक्शन ढूंढना है जो लाइट पे डिपेंड करे। जैसे एच म्यू क्या है, हमारा लाइट है, लाइट को एच म्यू से डिनोट करते हैं। जैसे ये रिएक्शन है H2 + I2 से 2HI बनता है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट। अगर इसमें हम लोग लाइट को इंक्रीज़ करेंगे, प्रेजेंस ऑफ लाइट देंगे, उसको और लाइट देंगे, तो रिएक्शंस क्या होगा, फास्ट होगा। बट ये कंडीशन तभी काम करेगा जब तो आपका जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस का रेट क्या होना चाहिए, लाइट डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जो लाइट पे डिपेंड करे। तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट देने पे, लाइट की उपस्थिति में, उनको जब लाइट को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, अभिक्रिया की दर भी इंक्रीज होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन देखा, रेट लॉ के बारे में मैंने समझा दिया था, और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।